दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने पृथ्वी के बारे में। तो देखते हैं कि हमारे पृथ्वी के बारे में क्या कुछ खास है। तो सौर मंडल के सभी ग्रहों में से एक पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, जो वास्तव में एक खूबसूरत जीवनदायिनी ग्रह है जिस पर अरबों सालों से जीवन रूपी पेड़ पौधे जीव जंतु फलते फूलते रहते हैं। वास्तव में पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग चर्चा जो अपने पृथ्वी के बारे में कर रहे हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग अगर देखें तो सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जहाँ पे पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस अवस्था में पाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी का निर्माण लगभग जो है 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आया था। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए हम लोग आज तो साइंस के बदौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन शायद इससे पहले इतना जो है विकास नहीं रहा होगा। लोग जो है गुफाओं में रहते थे, पता नहीं कैसे कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में इतना जानकारी तब नहीं थी जितनी कि अब जानकारी हुई है। तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कि पृथ्वी को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे जैसे प्रतीत होता है। ठीक है, आकाश आकाश से पृथ्वी का नीला होने का कारण दोस्तों इस ग्रह पर मौजूद जल है। पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पृथ्वी का जो कोर है लगभग 85 से दोस्तों 88% लोहे से बना है और इसकी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन भी पाया जाता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है। ये प्लेट पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही है। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर भूकंप जैसा जो है शब्द सुनने को मिलता है। पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया है, बल्कि ये जो है अंग्रेजी और जर्मन से आया है जिसका अर्थ है भू। ठीक है, पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था दोस्तों। जब पहले वैज्ञानिक इतना आगे नहीं थे तो ऐसा माना जाता था कि जो हमारा पृथ्वी है यही ब्रह्मांड का केंद्र है, मतलब सूर्य, चंद्रमा, ये सब जितने हैं ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस का विकास हुआ तब बाद में जो है पता लगाया गया कि नहीं, पृथ्वी जो है ये हमारा सूर्य का चक्कर लगाता है, बल्कि पृथ्वी का सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि सूर्य का जो है पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों जो आंतरिक निकेल आयन का कोर की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के पास एक मौजूद चुंबकीय क्षेत्र भी है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर भारी भारी सौर हवाओं को बहने से रोकने के लिए भी जिम्मेदार है। बरमुंडा त्रिकोण पर होने वाले हादसा को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी की मौजूद चुंबकीय शक्ति के कारण होते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो है बरमुंडा त्रिकोण है, वहाँ पे हवाई जहाज़ जाती है तो डूब जाती है, ऐसा कुछ ये जो है आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्थ के पास एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह भी है दोस्तों जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये बृहस्पति है आपका बृहस्पति ग्रह, इसमें कुल जो है इस समय 67 चंद्रमा है दोस्तों। अब 67 से भी बढ़ गया है, ये लगभग आपका 79 हो गया है। ठीक है, 79 हो गए हैं। जो शनि है आपका ये 82 हो गया है, जो बृहस्पति है इसका 79 हो गया है। तो पृथ्वी के चंद्रमा की त्रिज्या जो है दोस्तों 1738 किलोमीटर है, जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी पर समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो क्यों आता है, तो वो पृथ्वी पर समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक होता है दोस्तों तो जो है अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समुद्रों के जल को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जल को नीचे की ओर ढकेलता है और इस प्रकार से समुद्र में जो है भाटा आ जाता है। चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना कर रहा है। जैसे हम लोग जब देखते हैं आकाश में तो हमें एक ही साइड जो है चंद्रमा का जो है रूप देखने को मिलता है। तो
जो है ये हमेशा पृथ्वी का सामना एक ही साइड करता है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालिक रोटेशन में है। पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 27% है। ठीक है, तो पृथ्वी पर तरल रूप में पानी का अस्तित्व पृथ्वी पर मौजूद तापमान अवधि के कारण बना है, जिसमें पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और इसका प्रकार पृथ्वी का तापमान इसे गैस में परिवर्तित करता है और इसे मनुष्य, जानवर और पक्षियों आदि जीव प्राणियों के बदलाव के माध्यम से भी पहुंचाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जानकारी रही आपके पृथ्वी के बारे में। अब हम लोग इस चैप्टर में दिए गए हैं जो चीज़ें, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र एक ऐसी ज्ञात जगह है जहां जीवन का अस्तित्व संभव है। इस ग्रह का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी घटना के 1 वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। तब से पृथ्वी के जैवमंडल ने यहाँ के वायुमंडल को काफ़ी परिवर्तन किया है और समय बीतने के साथ साथ ओजोन परत बनी, जिनसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाला हानिकारक विकिरण को रोककर इसको रहने योग्य बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, कह लीजिए जीवन संभव का जो है एकमात्र स्रोत अगर कहीं है तो वो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग गति करते हैं ऐसे हमारी पृथ्वी भी घूमती रहती है और कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है स्थिर जो है नहीं है, सब चीज़ चलता रहता है, चाहे जीवन मरण की चक्र हो या कोई लाइफ साइकिल हो या कोई जो है कोई भी जीव जंतु जो है जो आया है धरती पर रुकता नहीं, सब कुछ चलता ही रहता है। जैसे आपका पैसा चलता है, गाड़ी चलता है, ठीक है, ऐसे जो है पृथ्वी भी हमारी चलती रहती है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग अपने गांव में घूमते हैं तो लोग बोला जाता है कि भाई गांव में घूम रहा है, लेकिन जब हम लोग किसी शहर को घूमते हैं तो लोग बोलते हैं प्रदेश गए हैं। ठीक पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्रण को घूर्णन करते हैं। जब दोस्तों पृथ्वी अपने ही स्थान पर ऐसे गोल में ही घूम लेता है तो उसे हम लोग घूर्णन कहते हैं। और ये कैसे घूमता है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है और एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे 56 मिनट और 4.91 सेकंड का समय लेती है। इसी से दिन व रात होता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पृथ्वी है वो जब अपने ही स्थान पे घूमता है तो उसे हम लोग घूर्णन बोलते हैं, और जब वो अपने स्थान पे घूमता है तभी हम लोग के सामने दिन और रात होती है। और वो 24 घंटा में पूरा, हम लोग क्या कहते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है, जबकि आप दिन देखते हैं कब है, 12 घंटे में, और 12 घंटे में रात होता है। तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 24 घंटा होता है। तो उतने ही समय में पृथ्वी हमारी जो है एक घूर्णन पूरा कर लेती है। तो जब पृथ्वी अपने ही जगह पे घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा रही होती है तो हम लोग उसे परिक्रमण कहते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे उसकी परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये इमेज देखिए आप, ये वाला, इसमें आपको दिखाया गया होगा कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, अब ये अपने ही अक्ष पे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे यहाँ पहुँचती है। ठीक है, तो जब ये सूर्य की चक्कर लगा रही होती है तो दोस्तों इसे हम लोग परिक्रमण बोलते हैं। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब पृथ्वी अपने ही स्थान पे घूमती थी तब हम लोगों ने उसे घूर्णन कहा, जो कि दिन और रात की घटना तब सामने आता है जब पृथ्वी अपने ही स्थान पे घूमती है। लेकिन ऋतु परिवर्तन की घटना दोस्तों तब सामने आता है जब पृथ्वी हमारे सूर्य की चक्कर लगा रही होती है। तो एक दिन में जो है पृथ्वी अपने स्थान पे घूम लेती है और 365 दिन में जो है सूर्य की चक्कर पूरा करती है, तो उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परिक्रमण। अब हम लोग जो है पृथ्वी से रिलेटेड एक बात और देखेंगे कि पृथ्वी पे दोस्तों काल्पनिक 2 रेखाएं होती हैं। एक को हम लोग अक्षांश बोलते हैं और एक को देशांतर बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि देशांतर रेखा कौन सी होती है और अक्षांश रेखा कौन सी होती है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये दोस्तों जो इस इमेज में दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये देखिए आपको ऐसे आपको पूरब से पश्चिम दिखाई देगा ये रेखा। तो ये दोस्तों अक्षांश रेखा है
और जो ये वाला ऐसे ऊपर से नीचे आया है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग को दिशा, मुझे आशा है कि दिशा आप लोग को याद होगा कि जो है मैप में दिशा क्या होता है। तो जो दोस्तों ये होता है खड़ी वाली, और एक ये होती, चार दिशा होता है। तो ये दोस्तों पूरब दिशा होता है, और ये जो है पश्चिम दिशा होता है, और ये आपका उत्तर दिशा होता है, और ये आपका दक्षिण दिशा होता है। ठीक है। तो दोस्तों जो ये वाली लाइन पृथ्वी पे खींची हुई है इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और जो ये वाली खींची गई है इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। इतनी बात आई समझ में आपको? ये इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे आपने देखा होगा कि ये तीन ऐसे मेन लाइन जो है तीन होती हैं ये। तो दोस्तों इस वाले रेखा को हम लोग जो है कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा, और इस वाले को मकर रेखा बोलते हैं, और इस वाले को विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये 0 डिग्री पे खींची जाती है, और ये जो है 23.5 डिग्री पे खींचा गया रेखा है। ठीक है। और ये 23.5 डिग्री पे खींचा गया है। अब जो ये बीच वाला रेखा है दोस्तों, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। आई बात समझ में? अब जैसा कि आपको अभी जो मैंने दिशा बताया था उसमें क्या बताया कि ये जो है ये जो है पूरब दिशा है, ये सब पूरब दिशा है, ये सब पश्चिम दिशा है। तो अगर ये बीच में भी एक रेखा है, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि जैसे ये देखिए, अगर एक रेखा ये और ये होता तब क्या होता? तो ये आपका पूरब ये हो जाता, और ये आपका पश्चिम हो जाता। तो इतने रेखा को, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है। पृथ्वी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें आया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा में क्या बताया गया है कि जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है, और प्रति एक अक्षांश की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और अक्षांश रेखाओं में 100 जो है 80 जो है रेखा होती है। और ये जो तीन रेखा होती हैं मेन, अक्षांश में तीन मेन रेखा होती हैं। कौन कौन होती है? तो एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, और जो है विषुवत रेखा। तो दोस्तों जो कर्क रेखा, यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री ऊपर खींची गई है। और जो मकर रेखा है, यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। और जो आपका विषुवत रेखा है दोस्तों, यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है। इसे शून्य अंश अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष दो संक्रांति होती है। कौन कौन? एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपको मैंने जब बताया था कि ये मान लीजिए पृथ्वी है आपका, ये जो है मान लीजिए पृथ्वी है आपका, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कर्क रेखा, और यहाँ पे है मकर रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो जब सूर्य दोस्तों यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब सूर्य होता है तो इसे मकर संक्रांति बोलते हैं। और जब सूर्य यहाँ पे चमक रहा होता है तो इसे हम लोग जो है कर्क संक्रांति बोलते हैं। और सूर्य जो है दोस्तों हमारा, वो सिर्फ इन्हीं दो तीनों रेखाओं के बीच में ही चमकता है। ठीक है, यहीं पे चमकता है, इसीलिए ये यहाँ जून में पहुँचेगा। अब दोस्तों जो मकर संक्रांति है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ वाला 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है 21 जून को मनाया जाता है कर्क संक्रांति। ठीक है। कर्क संक्रांति यहाँ पे जो है 22 दिसंबर को, यहाँ पे 21 जून को, और यहाँ पे 23 मार्च को पहुँचता है हमारा सूर्य, 23 मार्च को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसी स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखा। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो खड़ी वाली रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पर एक अंश के अंतराल पर जो है देशांतर के मध्य दूरी 111
7.32 किलोमीटर होती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसे प्रधान मध्यांतर देशांतर रेखा कहते हैं। लंदन का एक नगर जो है ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। एक अंश देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक देशांतर है, यहाँ पे 2 नंबर देशांतर है, यहाँ पे 3 नंबर है। तो यहाँ के बीच में जब चलता है तो इसके और इसके बाद बीच में 111 किलोमीटर ज़मीन होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर ज़मीन होता है। और मान लीजिए यहाँ से जो है यहाँ जाने में जो है पृथ्वी को सूर्य को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री है और हमारा जो देश है भारत देश, वो यहाँ 82.5 डिग्री पे है। तो अगर आपको देखना है कि ग्रीनविच टाइम से कितना दूरी पे भारत है या कितना जो है समय लगता है आगे है भारत का, तो आप 1 डिग्री को 1 डिग्री गुणे 82 डिग्री कर लीजिए, 82.5 डिग्री। तो आपको पता चलेगा कि 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच टाइम से हमारे भारत देश का मेन टाइम आगे है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपके ग्रीनविच का है। ठीक है, ये इसमें आपने देखा होगा कि जो ये वाला रेखा है ये है ग्रीनविच, यहीं से जो है मानक समय माना जाता है। वैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ पे जो 82 डिग्री जो है उत्तर प्रदेश के नैनीताल से जो है लिया जाता है 82.5 डिग्री। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो यहाँ से जो है अब ये जो है बीचों बीच में एक रेखा, दोस्तों इसे ही विषुवत रेखा बोला जाता था। और जो ये खड़ी वाली रेखा है इसी को जो है देशांतर बोलते हैं, और इन सब रेखाओं को जो है अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए कि ये जो हमारे भारत देश का मानक समय है वो ये वाला है। देखिए ये 82.5 डिग्री पे खींचा गया है, ये रेखा 82.5 डिग्री पे खींचा गया है। अब ऐसे ऐसे करके जाएंगे आप तो यहाँ 82.5 डिग्री मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए ये अब जो ये 3 रेखा दोस्तों दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला रेखा आपका कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा, और सूर्य यहीं पे चमकता है। यहाँ अब जब 22 दिसंबर को यहाँ चमकेगा तो मकर संक्रांति बोला जाएगा, यहाँ चमकेगा तब इसे कर्क संक्रांति बोला जाएगा, और 23 मार्च को यहाँ बीच वाले रेखा पे पहुँच जाएगा ये। और ये 23.5 डिग्री पे खींचा गया रेखा है, और ये भी 23.5 डिग्री रेखा खींचा गया है। ठीक है, और दोस्तों पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा काटती है 2 भाग में, उसे विषुवत कहते हैं। ऊपरी वाली को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और निचले वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। पृथ्वी की जो नीचे ये विषुवत रेखा वाले से नीचे है उसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये आपका ये जो है स्थानीय समय वही बता रहा है जो हमारे देश में लागू है 82.5 डिग्री पे। तो पृथ्वी पर स्थान विशेष के सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय को स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत के 82.5 पूरब देशांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इस रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन